हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की ड्राइंग के बारे में। आज आपका टॉपिक पाल शैली रहेगा। पाल शैली के बारे में आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो चैनल पे सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहाँ से जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पाल शैली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पाल शैली का जो समय है वो 730 से 1197 ईस्वी के मध्य रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी के बारे में विस्तार में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाल शैली का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसका नामकरण हुआ, पूरा अंत तक हम लोग विस्तार में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पाल शैली की स्थापना। पाल शैली का संस्थापक गोपाल पाल था। ठीक है, गोपाल पाल ने पाल शैली की नींव डाली थी। शैली का स्वर्णकाल राजा धर्मपाल और राजा देवपाल के समय में रहा। ऐसा कहा जाता है जो पाल शैली है वो धर्मपाल और राजा देवपाल के समय में अधिक विकसित हुई। ठीक है, इसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ, इसीलिए जो राजा धर्मपाल और देवपाल का जो समय रहा है उसको स्वर्णकाल भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके समय में राज्य की अनेक प्रकार से उन्नति हुई। ठीक है, धर्मपाल ने भागलपुर में गंगा के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे कहा जाता है महाविहार, बनवाया था। ठीक है, धर्मपाल के पुत्र देवपाल मूर्ति वास्तु व चित्रों का महान उन्नायक सिद्ध हुआ। जो देवपाल था वो धर्मपाल का ही पुत्र था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है धर्मपाल के पुत्र देवपाल मूर्ति वास्तु व चित्रों का महान उन्नायक सिद्ध हुआ। इसका पुत्र नारायण पाल था। ठीक है, जो देवपाल था उसका पुत्र नारायण पाल था। इसके बाद महीपाल इस राजवंश का प्रतिभाशाली राजा हुआ, यानी कि नारायण पाल के बाद में महीपाल इस राजवंश का, यानी कि जो पाल राजवंश था उसका प्रतिभाशाली शासक हुआ। चलिए आगे देखते हैं। महीपाल के समय में अनेकों पाल पोथियाँ चित्रित हुईं। ठीक है, महीपाल के समय में अनेकों पाल पोथियों का चित्रण कार्य हुआ। चलिए आगे देखते हैं। पाल शैली का नामकरण। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे जो पाल शैली का नाम है, यानी कि पाल शैली, वह कैसे पड़ा। चलिए देखते हैं। मध्यकालीन चित्रकला में लामा तारानाथ, जो एक तिब्बती इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि 9वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में एक नई शैली ने जन्म लिया था, जो उस समय पूर्वी शैली के नाम से जानी गई। जो लामा तारानाथ हैं, यानी कि तिब्बती इतिहासकार, उन्होंने 9वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में उन्होंने यह बताया कि पूर्वी भारत में एक नई शैली का जन्म हुआ है। ठीक है, उसे उस टाइम इन्होंने पूर्वी शैली नाम दिया। अब आगे चलकर क्या होता है, बाद में इसका नाम पाल शासकों के संरक्षण में इसका जन्म होने के कारण इसका नाम पाल शैली पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पाल शैली है वह पाल राजाओं के संरक्षण में फली फूली, इसीलिए इसका नाम पाल शैली पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाल शैली के चित्रकार। जो पाल शैली थी वहाँ पर उस टाइम कौन कौन से चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार, उनके बारे में जानते हैं हम लोग। इस शैली के 2 प्रसिद्ध कलाकार थे, धीमान और उसका पुत्र वितपाल। ठीक है, जय पराजय व विजय नाम के 3 कलाकार और भी थे। इन कलाकारों के बनाए चित्रों के प्रमाण कहीं नहीं मिले हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो जय पराजय और विजय नाम के 3 कलाकार और भी थे, लेकिन इन चित्रकारों के जो बनाए गए चित्रों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए पाल शैली के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिनका नाम क्या था, धीमान, और धीमान का पुत्र था वितपाल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पाल शैली के सचित्र ग्रंथ। पाल शैली में कौन कौन से सचित्र ग्रंथ बनाए गए थे। पाल शैली का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को चित्रित करना था। ठीक है, पाल शैली का जो मुख्य उद्देश्य था वह बौद्ध ग्रंथों को चित्रित करना था। ठीक है, पाल शैली में लगभग 24 पाल पोथियाँ हैं, जिनमें
अष्टसंहिका, प्रज्ञापारमिता, बोधिचर्यावत्र, गदाव्यूह, महामयूरी आदि प्रमुख हैं। ठीक है, ये सारी जो पाल चित्रकला है उसकी पोथियां हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अष्टसंहिका, प्रज्ञापारमिता, बोधिचर्यावत्र, गदाव्यूह, महामयूरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाल भित्ति चित्र। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वैशाली में आम्रपाली के विषय शयनागार की दीवारों पर राजकुमारों के चित्र थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बिंबसार का भी चित्र था। नालंदा में चित्र संख्या 14 वाले मंदिर में स्थित मूर्ति के आसन की मालाओं पर मृग व सिंह बने हुए हैं। ठीक है, ये जो पाल चित्रकला थी वहाँ पर जो भित्ति चित्र पाए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार के भित्ति चित्र वहाँ पर मिले थे। चलिए आगे देखते हैं। 1974 में नालंदा के एक टीले की खुदाई में एक बौद्ध प्रार्थना भवन मिला है जिसमें 10वीं सदी के चित्र मिले हैं। ठीक है, नालंदा में जब 1974 की खुदाई में नालंदा में एक बौद्ध प्रार्थना भवन मिला है जिसमें जो चित्र मिले हैं वो 10वीं सदी के लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देवी देवताओं एवं भिक्षुणियों के चित्र, अवलोकित स्वर, जंगल, छलांग लगाते घोड़े, राजसी चिन्ह से युक्त मदमस्त हाथी, नर्तक, पूजा करती स्त्री आदि विषयों पर यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, जो नालंदा की खुदाई में एक प्रार्थना भवन मिला है वहाँ पर ये चित्र बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाल चित्र शैली की विशेषताएं। ठीक है, जो आपकी पाल शैली थी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, चलिए देखते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है विषय वस्तु। इस काल में प्रज्ञापारमिता, महामयूरी, गदाव्यूह, साधनमाला आदि ग्रंथों में महायान बौद्ध देवी देवताओं, जातक कथाओं तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, अंतराल व रूप संबंध। प्रायः ताड़पत्रों पर दोनों ओर लंबवत तथा मध्य में क्षैतिज आलेख्य स्थान निश्चित किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। संयोजन सरल व संतुलित बने हुए हैं। मुख्य दैवी आकृति में बड़े बड़े आकार में जो मुख्य दैवी आकृतियाँ थी वह बड़े आकार में बनाई गई थी तथा इसके दोनों ओर उपाकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य दैवी आकृति है वह बड़े आकार में बनाई हुई है और उसके आसपास में और बहुत सारी छोटी छोटी उपाकृतियाँ बनाई हुई हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मानव आकृतियों में अजंता वाली लचक है। जो यहाँ पर मानव आकृतियाँ बनाई हुई हैं उसमें अजंता वाली लचक देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें और अगर चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।